अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, हमने तो थोड़ी सी करी थी लेकिन कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा था हमारे पस मंज़र में आप तक पहुंचने के लिए। हुमा कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी। बाय द वे, कल आपको पता है क्या हुआ है? कल कराची भी जीत गया और लाहौर भी जीत गया। और अगर आप किसी से भी पूछें कि कराची वाले मैच में क्वेटा और कराची में कौन जीतता, तो सब यही कहते हैं भाई कराची के कम चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन कराची ने भी कल मैदान मार लिया और फिर लाहौर ने भी फाइनली PSL सीज़न 9 में, जो कि 2 दफ़ा की दिफाई चैम्पियन है, 2 दफ़ा की चैम्पियन है टीम, पहली कामयाबी अपनी हासिल कर ली है। और पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 162 इन्होंने रन बनाए थे। 162 रन बनाए तो थे, लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा टोटल है कि मैच जीत जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड 145 रन बनाकर आउट हो गई 18वें ऑगस्ट ओवर में। और इसके बावजूद लेकिन द ट्रेजेडी इज कि लाहौर कलंदर प्लेऑफ से हो चुकी है बाहर, इसलिए जीत तो जाएगी लेकिन पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल इतनी बुरी है कि आगे जाने का कोई चांस नहीं है। क्वेटा 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पहली पोजीशन पर कौन है? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। 12 पॉइंट्स के साथ है मुल्तान सुल्तान। और पेशावर ज़ल्मी भी 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ है और कराची किंग 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। कराची किंग ने जो कल मैच जीता है उन्होंने भी अच्छा मैच जीता और उनका रन रेट भी कुछ बेहतर हुआ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उन्होंने 7 विकेटों से एक्चुअली ये मैच अपने नाम किया है। सो या दिस वॉज द लेटेस्ट फ्रॉम PSL। इसके अलावा बहुत कुछ है जो सियासी मंजरनामे पर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इंतखाबात में धांधली का शोर वक्त गुजरने के साथ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इस मरतबा बढ़ रहा है। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इलेक्शन कमीशन का अपना भी है, क्योंकि कुछ मेजर सवालात उठाए जा रहे हैं। और पिलडाट की जायज़ा रिपोर्ट ने भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है इस पूरे इंतखाबी प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर लगा दिया है। रिपोर्ट में एक्चुअली 2024 के इलेक्शन को माजी के मुकाबले में सबसे कम तरीन मुनसिफाना करार दिया गया है। और ये बात बतौर आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे सवालिया निशान भी है। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हमारे यहाँ रिवायत रही है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन का अपना तर्ज़ अमल भी आबैल मुझे बार वाला रहा है। इंटरनेट की बंदिश से लेकर पूरे इंतखाबी अमल में पेशा वाराना कोताहियाँ, गफलत, बद इंतज़ामी, मिस मैनेजमेंट, इंतखाबात के नताइज की तरसील के अमल में डिलेज। धांधली कितनी हुई है, कैसे हुई है, शायद ये फैसले तो अब अदालतों में होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन के अपने रवैये ने भी सियासी जमातों को एतराज़ात का मौका फराहम किया है। और तहरीक इंसाफ के साथ आपको पता ही है पहले से कि JUI भी, मौलाना फजलुर रहमान भी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात मुसलसल दोहरा रहे हैं। कल एक बार फिर उन्होंने हालिया इलेक्शन को 2018 से भी ज़्यादा धांधली ज़दा करार दिया है, लेकिन साथ ही धांधली पर एहतजाज करने वाली तहरीक इंसाफ को भी चोट करना नहीं भूले। आज भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, कि जो आपका मैंडेट 2018 में था तकरीबन कुछ ऊपर नीचे, आज भी वही है। आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं है? और यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करता हूँ कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है, कुछ ऊपर नीचे। उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है? जमीयत उलमा अपने उसूल पे खड़ी है। उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था, न आज तस्लीम करने को तैयार है। PTI इंतखाबात के ऑडिट का मुतालबा कर रही थी, बल्कि इसने तो IMF को ख़त लिख कर भी ऑडिट कराने की दरख्वास्त कर दी। बज़ाहिर पिलडाट की रिपोर्ट और फॉर्म 45 की हालत देखकर ऑडिट के मुतालबे में सर्टनली नई जान पड़ गई है। और इतना ज़रूर है कि इलेक्शन के ऑडिट का फ़ैसला हुआ तो मुल्क भर में होगा। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑडिट के लिए रजामंद होना पड़ेगा। सो या दैट्स द लेटेस्ट। दूसरी तरफ आपको पता ही है आज इत्तेहादियों का इशाइया होगा और सदारत इंतखाब में MQM से वोट मांगने के बारे में फ़ैसला हो ही जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि भाई तकरीबन उनसे मामला तय हो गए हैं, ऑल्दो बस उनकी अनाउंसमेंट बाकी है कि वो सदारत इंतखाब में किसको वोट देंगे, हुकूमती इत्तेहाद को या नहीं देंगे। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सीनियर रहनुमा PTI के। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब। झगड़ा साहब, अब ऑडिट का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, पिलडाट की रिपोर्ट ने भी सीरियस कंसर्न्स रेस किए हैं। अगर ऑडिट हुआ तो आप लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में तमाम इंतखाबी हलकों या एटलीस्ट जो चंद एक सेलेक्ट किए जाएंगे उनके ऑडिट पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा?
जी, मेरे ख्याल में फिल्डास की रिपोर्ट ने तो बड़े धीमे लहजे में जो है वो तनकीद की है। और ये जो ऑडिट का मसला है आप कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा का जो हल्का खोलना चाहें, बल्कि पाकिस्तान का जो हल्का खोलना चाहें जहाँ पीटीआई जीती है, आप ऑडिट करें, वहाँ पे पीटीआई का वोट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। मैं आपको पेशावर की एक हल्के की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मीना खान अफरीदी ऑफिशियल रिजल्ट में 39,000 और 33,000 से जीते हैं, और एक्चुअल जो रिजल्ट है वो कोई 60,000 और 15,000 का। कोई मसला नहीं, जहाँ पे ऑडिट करना है। मुझे ताज्जुब ये होता है इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी और मीडिया पे भी किसी हद तक, कि जो सामने आए, जो शवाहिद सामने आए, उसके बाद तो मीडिया पे इसके अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मुझे ये बता दें, एक जमहूरियत में अगर आप अवाम का मैंडेट जो है वो फॉर्ज कर दें, जाली मतलब एक कागज पे बॉल पॉइंट से नंबर बदल दें, तो फिर उससे ज्यादा क्या हो गया ना। मैं तो इसे सानिया 9 फरवरी कहूँगा। अच्छा झगड़ा साहब, ये बताइएगा, एक तनकीद जो हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा था या PMLN के कुछ सीनियर रहनुमा कर रहे थे कि भाई आप लोग बता तो रहे हैं, कह तो रहे हैं, मीडिया पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम धांधली हुई है, ज़्यादती हुई है, लेकिन उतनी नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आपने जो आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन उसमें जमा नहीं कराई हैं। तो क्या उसके लिए टाइम भी होता है 40 दिन का? तो क्या जितने जितने हलकों पे आपको एतराज़ है, जहाँ जहाँ आपके रिजर्वेशंस हैं, तमाम जगह पे एक्चुअली जो कंप्लेंट का प्रोसेस है वो कर लिया गया शुरू? हाँ जी, पहली तो बात ये है कि हम ये इलेक्शन डे के बाद की रिगिंग को इन आइसोलेशन भी नहीं देख सकते। जो पिछले 10 महीने हुआ, जो फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो फिर सिंबल लिया गया, जो फिर जब नॉमिनेशन फॉर्म के वक्त खास तौर पे पंजाब में पुलिस कैंडिडेट्स के नॉमिनेटर्स और सेकेंडर्स को अगवा करती गई, फिर उनके बाद जो लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उनको उनकी मर्जी के इंडिपेंडेंट सिंबल भी नहीं मिले, फिर कैंपेन नहीं करने किया गया। ये सारा कुछ किसी को नजर नहीं आ रहा है। हमारी यादाश्त जो है वो इतनी कम होती है कि हम ये सब इलेक्शन के सर आपकी बात में वजन है, सब कुछ नजर आ भी रहा था, आ भी रहा है, और इस पर बात भी होती रही है। नहीं, बात होती रही है, लेकिन आप यही बता दें, एक सिंपल प्रिंसिपल है। या हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत का फैसला अवाम के वोट के तहत हो, और उस वक्त में जिस इलेक्शन को भी खोलना हो तो उस वक्त उस इलेक्शन की बात की जाए। हर वक्त हम 1947 तक नहीं जा सकते। जिस इलेक्शन की मजम्मत करनी है, जिसमें रिगिंग हुई है, वो कर देते हैं। लेकिन ये इफ्स एंड बट्स ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हल्का खोलना है खोले। फॉर्म 45 की बात अगर ले लें, कल इलेक्शन कमीशन ने शाया कर दिए, इससे पहले हम महीना दिखा रहे थे कि ये हमारे पास है। मुझे बताएं, सिवाय एक आध के मैंने देखा था बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के हल्के के दिखाए, किसी विनिंग कैंडिडेट ने दिखाए। कल काशिफ अब्बासी के शो पे काशिफ अब्बासी ने कहा है कि उनको किसी पंजाब के ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि गुजरात तक, अटक से गुजरात तक PMLN एक सीट नहीं थी। ये वो वाइड इलेक्शन है जहां सर ये जो फलां को फलां ने कहा था, इसका खमियाजा तो आप पहले भी भुगत चुके हैं। आई एम श्योर आप लोग जो कानूनी प्रोसेस अपना रहे हैं उसमें होपफुली आपके मामलात सेटल हों। अच्छा, अब करना क्या है? अब ये तो ज़ाहिर है असेंबली बैठ गई है, वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, कुछ एहतजाज भी कर रहे हैं साथ साथ। आगे असेंबली के अंदर अपना किरदार बहैसियत अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे जब तक आपके ये मामलात सेटल नहीं होते इलेक्शन इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल अदा करते रहेंगे, और कानूनी एहतजाज भी करेंगे। और उसके साथ जो है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, आपने ये कहा, देखिए कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जहाँ पे अभी अवाम ने वोट दिया है, पहली बार हमारी मॉडर्न तारीख में पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट निकलता है, उसके बाद कोई ग्रेड 17 या ग्रेड 18 का ऑफिसर डिसाइड करता है कि सलमान राजा को 900 नहीं 100 वोट पड़े और ओन चौधरी को 100 नहीं 900 वोट पड़े, 1 के साथ एक कुंडा लगा के। यास्मीन राशिद को 1000 नहीं 100 वोट पड़े हैं 0 डिलीट करके, और नवाज शरीफ को 100 नहीं 1100 वोट पड़े हैं एक 1 लगा के। ये आपने भी देखा है। इसके बाद अगर एक्शन ना हो तो ये फिर सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी उठाता है
लेकिन कानून पे जाते गए। मेरे अपने हल्के पे जो मजाक हुआ 1000 वोट वाले को 25,000 पे जितवाया गया, मैंने एक एक फॉर्म 45 अभी अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे डाला है। आपको VPN जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देख लें, जब हम आरोज के पास गए, पहले तो आरोज गायब हैं, एक सिटिंग के लिए आ गए। 9 हलकों में धांधली हुई पेशावर में, 9 के 9 आरोज ने जब डिसीजंस लिखे तो कॉपी पेस्ट डिसीजन लिखे, उसमें एक कॉमा भी फर्क जगह पे नहीं है। अब जब आप मुझे ये बता दें कि जिसने धांधली की है, आरओ की मैं बात कर रहा हूं, वही जज है, तो अब उससे हम क्या इंसाफ लेंगे? इलेक्शन कमीशन के पास हम गए, उन्होंने वो केस नहीं सुने। अब मुझे यकीन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ये केसेस सुने जाएंगे। आपकी रिजर्वेशंस हैं और उनमें वजन भी है। अब झगड़ा साहब ये भी बताइएगा, चूंकि आपने कहा कि मामलात आगे भी चलने हैं और चलाएंगे और आप लोग उसमें ज़ाहिर हिस्सेदार भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है। कल वज़ीर आज़म जब आए, अमन व अमान से मुताल्लिक भी इजलास था और दीगर मामलात भी डिस्कस होने थे। नहीं आते हैं गंडापुर साहब, जाहिर है कल से तो हमने यही देखा, ना वो तकरीब हलफ बरदारी में आए, ना उनकी कल मुलाकात हो सकी, चाहे वो अमन अमान से मुताल्लिक इजलास हो या फिनेंशियल मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजलास हो। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऐसे कैसे चलेंगे एक वफाक और वफाक की इकाई के दरमियान मामलात? वज़ीर आज़म पे संगीन इल्जामात हैं कि वो अपना हल्का नहीं जीते, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 10-11 महीनों से सब कुछ भुगत के हमने अवाम की ताकत से साबित कर लिया कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ हो रहा था वो गलत था। इससे ज्यादा मुफाहमत की तरफ कदम जो है वो नहीं हो सकता जो हमने 10-11 महीने भुगत के भी जवाब सिर्फ वोट के थ्रू दिया। साथ जो है वो स्टेट फंक्शनरी साथ करते रहेंगे। मेरे ख्याल में मैंने एक मीटिंग दी थी, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, वहाँ पे IG थे, हालांकि इनके रोल पे बड़े शदीद ताफुदार। चीफ सेक्रेटरी और IG जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहे थे। अगर ये आरोज या पेशावर में DC या पेशावर में CCPO जो है वो इन्वॉल्व थे, जो कि बजायर थे, क्योंकि जिन बंद कमरों में काउंटिंग हुई वहां पे ये अंदर थे, तो या तो ये स्टेटमेंट्स दे कि जो हुआ है ठीक हुआ है, या फिर जो है वो फिर बता दे कि अंदर क्या हुआ है, तो वहां से बात आगे चलेगी। लेकिन जरूरी नहीं है इन दिस केस कि वहां पे चीफ मिनिस्टर मौजूद हो। गवर्नमेंट का एक ढांचा होता है, ये मैं कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से जो है वो एंगेज करना पड़ेगा। माहौल वफाक ने बनाना है। 2 प्रिकर्सर्स हैं, पहले कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज हो। कल फैसला हुआ है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल गलत था, उसी माहौल में, और बिल्कुल सही फैसला हुआ, लेकिन उसी माहौल में जहाँ पे इमरान खान को 12-12 घंटे की हेयरिंग्स की और बगैर डिफेंस काउंसिल की 3 दिन में 31 साल की सजा मिली है, तो हम 45 साल तो दोबारा नहीं इंतजार कर सकते ना कि ये फैसले जो है वो रिवर्स हो जाए। तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर, हमारी खवातीन अभी भी जेल में, और दूसरा कि इलेक्शन रिजल्ट से ये स्टिग्मा हट जाए। आप बाहर की दुनिया से बात क्या करेंगे जब वही ऑफिशियल्स जो बात कर रहे हैं वो दयानतदारी से वोट नहीं गिन सकते, उनकी बात मानेगा कौन? सो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और कुछ दीगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बगैर शायद खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के मामलात इसी तरह चलेंगे जैसे अभी चल रहे हैं। मतलब जहां वज़ीर आज़म होंगे वहां वज़ीर आला नहीं होंगे, जहां वज़ीर आला होंगे, अभी तो मौका नहीं आया कि वज़ीर आज़म ना हो, लेकिन अपेरेंटली नहीं होंगे वज़ीर आला जहां जहां वज़ीर आज़म होंगे। और टेंशन की माहौल में टेंशन ही होगा ना। मसला ये था कि हमने, और सबको रियलाइज करना चाहिए था, ये केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके नीचे जो इदारे हैं उनको रियलाइज करना चाहिए था कि अवाम की ताकत को ना अब्यूज करें, ना अंडर एस्टिमेट। चलें झगड़ा साहब, थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट। और आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी हल्का खोलना है ऑडिट के लिए तो आप लोगों को, आपकी जमात को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। सो अच्छा, हुमा वुड बी विद अस। आप मेरे बगैर ही स्टार्ट हो गए, मतलब मैं भी पहुंच ही रही थी। और आप पता नहीं ना आपको रास्ते में कितनी देर लगती है। आज आप देख रहे होंगे हमारी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, तो एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैपेंड, लेकिन एनीवे वी आर हियर विद यू। बहुत सी बातें करनी है। एक बात जो हम बड़ी देर से करना चाहते हैं, वैसे तो करते रहते हैं, डिजिटल बैंककारी के इस दौर में आइडियली मईशत को डॉक्यूमेंट करना बहुत आसान होना चाहिए था,
हाँ, लेकिन पाकिस्तान की जनरल इकोनॉमी कैश बेस्ड होने की वजह से ये काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। और एक और बात मेरे जहन में आती है कि मुस्लिम लीग नून चूंकि अब बरसर इख्तिदार है और ट्रेडर्स को अपना असासा समझती है, तो क्या ट्रेडर्स चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, ट्रेडर्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स, डिजिटाइज करना, उनको टेक्स नेट में लाना, ये सारा कुछ हो पाएगा या फिर पहले की तरह ट्वीट करके वजीर खजाना को कह दिया जाएगा कि भाई ट्रेडर्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा? अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली न्यू आइडियाज आर कमिंग इन, और न्यू आइडियाज जब मैं कहती हूँ तो मैं पाकिस्तान के लिए कह रही हूँ क्योंकि दुनिया में तो ये सब कुछ हो ही रहा है। जैसे कि आपको बताएं कि पे पाक जो है ये पाकिस्तान की पहली डोमेस्टिक पेइंग स्कीम है। डोमेस्टिक पेइंग स्कीम है, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी ट्रांजैक्शन डेटा शेयरिंग सिर्फ मुल्क के अंदर ही होगी। अब आपको कोई और थर्ड पार्टी जो है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या नुआंसेस हैं इसको समझने की ज़रूरत है, और हमें वन लिंक की असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग सीमा सुल्तान ने ज्वाइन किया। सीमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सीमा, पे पाक के बारे में सबसे पहले तो आप बता दें कि व्हाट इज़ इट? सो पेपाक इज़ अ डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम। इट्स सिंपल डेबिट कार्ड है। तो आप जब अकाउंट खोलने जाते हैं और आपको जो है वो एक कार्ड दिया जाता है जो कि डेबिट कार्ड होता है, जिसको यूज़ करके आप एटीएम पे जो है वो अपने कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में इट इज़ अ डेबिट कार्ड। नहीं, तो इसका ये किस तरह मुख्तलिफ है दीगर वीज़ा और मास्टर या जो दीगर कार्ड्स अवेलेबल हैं? ये आपको कब मैसर आएगा? क्या किसी जगह आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या किसी भी निजी सरकारी बैंक में आप अकाउंट खोल के पे पाक ले सकेंगे? क्या होगा? अकाउंट इन द बैंक, मतलब बड़ी उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो अप्लाई करती हैं। इसकी क्या साइंस है? या सो ये कार्ड जो है आप कहीं भी बैंक जाके जब अकाउंट खुलवाएंगे तो आप वहाँ से जो है वो पे पाक कार्ड ले सकते हैं। अभी इस वक्त बैंक जो है वो आपको, जिस तरह से आपने कहा वीज़ा है, मास्टर कार्ड, इस तरह की इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम ये टर्म यूज़ की जाती है, उनके कार्ड्स भी जो है वो आपको दिए जाते हैं। इसी तरह से डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम जो है वो पे पाक है हमारे पास। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है जिस तरह से बाकी दूसरे कार्ड्स होते हैं। आप उसको एटीएम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन पाकिस्तान, ठीक है, सारे 18,000 जो है वो हमारे पास एटीएम्स है पूरे पाकिस्तान में। यू कैन यूज़ इट देयर। इसके अलावा शॉपिंग के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये वैसा ही कार्ड है जैसे आपके दूसरे। हाउ इज दिस बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर सिस्टम, फॉर आवर पीपल? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर ये है कि जब आप इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो उसमें हर ट्रांजैक्शन पे जो है वो बैंक्स को जो है कुछ अमाउंट देनी पड़ती है और वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होती हैं, ठीक है। सो इससे आपका जो डॉलर आउटफ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेयर जब आप कोई चीज़ होम ग्रोन होती है, कोई लोकल कोई प्रोडक्ट होती है, ठीक है, जो कि क्वालिटी में कोई कम नहीं है, ठीक है, ये मैं इसको एम्फेसाइज कर दूं, उसकी ट्रांजैक्शंस, उसकी सिक्योरिटी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही रहती है, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, इकोनॉमी के लिए भी एंड डेटा सिक्योरिटी के हवाले से भी। अच्छा सीमा, ये बताएं कि ये रिकग्नाइजेबल है, मतलब आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान के किसी भी कोने में, कहीं भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, पीपल विल नो दिस कार्ड, मतलब इसको ऑनर किया जाए? हर एटीएम पे चलेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा मैं अगर आपको ये बता दूं कि पेपाक जो है वो वन लिंक ओन करता है। अब वन लिंक तो आप जानते हैं कि एटीएम्स पर है ही, तो अब सारे एटीएम्स पे 18,000 एटीएम्स हैं पैन पाकिस्तान, उन सारे एटीएम्स पे चलता है, सारे पॉस मशीन्स पे चलता है, जहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने जाएं और आप मशीन के थ्रू जो है वो क्रेडिट या डेबिट से पे करना चाहें, हर जगह ये कार्ड जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल। अच्छा, दिस इज डोमेस्टिक और इज इट आल्सो यूज्ड इंटरनेशनली? सो येस, प्राइमरीली इट्स डोमेस्टिक, लेकिन अगर किसी को इंटरनेशनली यूज़ करना है तो हमारे इशूअर्स हैं जो कि को बैच हम उस टर्म को कहते हैं, कि जैसे यूनियन पे इंटरनेशनल और जेसीबी के साथ हमारे कुछ बैंक्स ने जो है वो को बैच हमारे साथ कार्ड किया हुआ है, तो उसके अंदर, उस कार्ड के अंदर आपको पेपाक और यूपीआई या जेसीबी का लोगो नजर आएगा, विच मीन्स कि जब आप लोकली ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे तो वो सारी एग्जैक्टली, और जब आप बाहर जाएंगे तो वो इंटरनेशनल नेटवर्क पे यूज़ होगा। क्या ये बैंकों से अभी आप जब भी अपना अकाउंट खुलाएं, जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो ये तकाजा कर सकते हैं, या जो नए बैंक अकाउंट होल्डर्स होंगे उनको ये कार्ड मिला करेगा? एज एन आर यू ऑलरेडी इन टच विद द बैंक्स आउट देयर? क्या है सिलसिला? बिल्कुल। सो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास तकरीबन 41 इशूअर्स इस वक्त हैं, जिसके अंदर सारे बैंक्स भी हैं और कुछ हमारे जो है वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि ये कार्ड इशू कर रहे हैं। ये कार्ड बिल्कुल अवेलेबल है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तकरीबन 11.5 मिलियन से ज़्यादा कार्ड्स इस वक्त। तो मैं जब अपना अकाउंट खोलूँगा तो मैं क्यों ये कार्ड मांगूंगा और दूसरा रेगुलर कोई दूसरा कार्ड नहीं मांगूंगा? वाई? हाँ, इसका रीज़न ये है कि हमने कहा कि इसकी कोई एक डिफरेंशियल भी होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा मास्टर कार्ड यहाँ पे
सदियों से हैं, ठीक है ना। तो और पेपाक लॉन्च हुआ था 2016 में, और तभी मैं ये कहूँगी कि इस वक्त 25% मार्केट शेयर है टोटल डेबिट कार्ड का, पेपाक का टोटल डेबिट कार्ड्स में से, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, नॉट बैड। 25% ऑफ द टोटल डेबिट कार्ड इंडस्ट्री इज़ राइट नाउ पेपाक। सो अब इसको लेके अब आप क्यों लेना चाहेंगे, उसकी वजह ये है क्योंकि ये कार्ड जो है वो आपको वन एज आई सेड के हर जगह एक्सेप्टेबल है। सेकंड, हमने इसके ऊपर जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स लाए हैं। अब हमें जो है वो बड़ा शौक़ है खाने पीने का, हमें शौक़ है कि हमें जो है वो फैशन अपैरल पे जो है वो कोई डिस्काउंट्स मिले, तो यहाँ पर हमने गो लूट लो के साथ पार्टनरशिप की, जिनके पास 30,000 से ज़ायद मर्चेंट्स हैं पैन पाकिस्तान। और पेपाक जो है वो आपको उन सारे मर्चेंट्स पे जो है वो डिस्काउंट पे करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपने गो लूट लो की ऐप डाउनलोड की, तो नॉर्मली अगर आपके पास पेपाक कस्टमर नहीं, आप पेपाक कस्टमर नहीं हैं, तो यू हैव टू पे अ फ़ी। लेकिन जब आपके पास पेपाक कार्ड है तो आपने सिर्फ पेपाक कार्ड का नंबर जो है वो उसके अंदर लिंक करना है, और आपको सारे जो डिस्काउंट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल मिलेंगे। सो देयर इज नो लिमिट। थ्रू पेपाक, बिल्कुल थ्रू पेपाक। इसके अलावा इस पे जो है वो एनुअल फ़ी या कोई चार्जेस वगैरह कुछ इस किस्म के हैं? सो एनुअल फ़ी जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। तो एक बैंक आपको कुछ फ़ी चार्ज कर रहा होता है, दूसरी जो बैंक है वो आपको कुछ फ़ी चार्ज कर रही होती है। एंड OneLink एंड पेपाक के प्लेटफॉर्म से एक बहुत नॉमिनल चार्ज जो है वो हम बैंक्स को चार्ज कर रहे होते हैं। और सिक्योरिटी फीचर के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं और क्रेडिट कार्ड कहीं मिसयूज़ हो रहा है और फिर ब्लॉक होता है और फिर नया आता है, वो सारा तमाशा हम भी देख चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, एज आई सेड, क्योंकि डोमेस्टिक है तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अकाउंट्स का डाटा, आपकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, वो सब जो है वो पाकिस्तान में ही रह रही हैं, और ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो OneLink के थ्रू प्रोसेस होती है। तो हमारा, बिकॉज OneLink कहा जाए तो डी फैक्टो जो है वो स्विच है पाकिस्तान का, हमारे इससे जो है वो हमारे तवस्सुत से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोसेस हो रही होती हैं। तो सिस्टम इज़ वेरी सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्ड एंड डेटा सिक्योरिटी। कस्टमर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो हमने जो है वो कस्टमर्स के लिए इसके ऊपर इंश्योरेंस भी लाए हैं। तो 100,000 का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है हर कस्टमर को, चाहे वो नेचुरल डेथ हो चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता जो है वो कार्ड पे कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके ऊपर भी जो है वो सालाना 30,000 तक का जो है वो कवर कस्टमर इंश्योरेंस का मिलता है। इंश्योरेंस। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज इंटरेस्टिंग। दिस कैन बी, अब आप अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग भी है तो डू आस्क फॉर दिस पेपाक कार्ड के बारे में आप जरूर पता करें और ज़रूर इसको यूटिलाइज करें। बहुत शुक्रिया सीमा सुल्तान हमारे साथ थी। अच्छा जी, एक और बात पे बात करनी है, क्योंकि जस्ट राउंड द कॉर्नर क्या है, रमज़ान। तो रमज़ान उल मुबारक की आमद जो बिल्कुल है ही, और हमेशा की तरह रमज़ान आते ही फलों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा होने लगता है। हम हर साल ये दुआ करते हैं कि ये सिस्टम तो ठीक हो, मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, हम ही को ठीक करना पड़ेगा और इसी में चलना पड़ेगा। तो नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ शहरी इंतज़ामिया को अभी से सरगर्म होना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। लाहौर, कराची समेत दीगर बड़े शहरों से खबरें आ रही हैं कि फलों के साथ मार्केट्स में बेसन, खजूर, चीनी, ये मतलब ये जो लिटरली यही चीज़ें तो हैं जो यूज़ होती हैं रमज़ान में, इनमें ऑलरेडी इजाफा देखा जा रहा है। और कल लाहौर में मुस्तहिक लोगों के लिए निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू करते वक्त वज़ीर आला का कहना था कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल पर पूरी नज़र रखी हुई है। लेट्स सी, होपफुली जो मुनाफाखोर हैं उन पे लगाम क्या उनका कहना था, ये भी देख लेते हैं। जो रमज़ान उल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज़, ये इस फैमिलीज़ का नंबर है 6.472, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर भी कल कराची में प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के सरकारी रेट्स जारी किए गए हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया प्राइस चेक करेगी और होपफुली एक्चुअली करे, कागजों में ना करे, एक्चुअली फिजिकली भी जाके कार्रवाइयाँ करे। चाहे जो भी हो रहा हो, हमें तो अपने नुमाइंदों से बात करनी होती है, हमें ग्राउंड रियलिटी जानना होती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हफ्सा उस्मान हमारे साथ हैं लाहौर से और हमें बता रही हैं। हफ्सा, बताइएगा क्या प्राइसेस ऑलरेडी हाई जा रही हैं, क्या हो रहा है, रियलिटी चेक दें ज़रा। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और रमज़ान से कबल ही जो है वो जितनी भी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। फलों की बात करें तो वो उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। अगर आपको हमारे कैमरामैन दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पे सेब रखा हुआ है। जो सेब अच्छा सेब है वो कम से कम 300 रुपये मिल रहा है। इसी तरह केला जो है 170 मिल रहा है। और अगर अनार की बात करें तो 400 से 500 के दरमियान जो है वो अच्छा अनार आपको मिल रहा है। अमरूद जो है वो 150 रुपये, किन्नू जो है वो 290 रुपये और स्ट्रॉबेरी जो है वो अच्छी स्ट्रॉबेरी जो अव्वल दोम दर्जा की है वो 430 रुपये है। जबकि जो नॉर्मल एक स्ट्रॉबेरी है वो कम से कम 200 रुपये किलो मिल रही है। इसी तरह अगर खजूर की बात करें जिससे हमने अफ्तारी करनी है वो इस वक्त जो है बाज़ार में 445 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। इसी तरह अगर दूसरी जानिब हम सब्ज़ियों की बात करें तो सब्ज़ियों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज जो है वो इस वक्त 240 रुपये मिल रहा है। टमाटर जो है वो 110 रुपये मिल रहा है। अदरक जो है वो 500 है। करेले 375 हैं। अरवी 170 रुपये किलो मिल रही है। यानी कि हर सब्ज़ी और फल जो है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लोगों का यही शिकवा है कि जो हुकूमत बाला है उनसे यही अपील वो बार बार कर रहे हैं कि कम से कम इन चीज़ों की जो प्राइस है, उस जो रेट है उसको कम होना चाहिए ताकि सहरो अफ्तार में जो है वो उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया हफ्सा। अच्छा, ऑलरेडी प्राइसेस हाई थी और अब लगता है कि कुछ और मज़ीद हो रही हैं। हम अभी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बहुत से और शहरों में भी जाएंगे पाकिस्तान के और ज़रा। और इसमें इंतज़ामिया हुकूमतें ये तो सब कुछ करती हैं, हमारा अपना क्या किरदार है? हम इतने भी तो हाँ, मतलब जो बेच रहे हैं वो भी तो हम हमारा अखलाकी मयार इतना बुरा है, आई एम सॉरी माजरत के साथ, कि हमें पता है रमज़ान आ रहा है तो हम खुद भी कीमतें बढ़ा देंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, इंतखाबात में धांधली का जो शोर मच रहा था वो अब पिल्डैट की रिपोर्ट जो आई है उसकी वजह से ज़रा और ज़्यादा ऑगमेंट हो गया है और इसी पे हम बात भी करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 इतने दिन बाद जारी किए और वो भी ऐसे किए कि शकूक कम नहीं हुए बल्कि बढ़ रहे हैं। और फिर पिल्डैट की जो रिपोर्ट आ गई है उसने भी काफ़ी जल्दी पे क्या कहेंगे तेल डाला है। तो क्या अब जो आवाज़ें उठ रही थी ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि इंतखाबी अमल शफाफ कतई नहीं हुए? नहीं, यकीनन जो फॉर्म 45 की तैयारी में और उसको अपलोड करने में इलेक्शन कमीशन ने गैर मामूली ताख़ीर भी कर दी। इसमें भी कोई शक नहीं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में अदम मुवाफ़क़त की शिकायत भी हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि बाज़ जगहों पे पैसा इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं कि बाज़ जगहों पे आरोज़ के अपने मर्ज़ी करने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। लेकिन अगर 2018 से मुआवजना किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये इंतखाबात उसकी बनिस्बत निस्बतन क्रेडिबल बनते हैं, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में जिस तरह 2024 में भी प्री पोल रिगिंग की शिकायत थी और वो शिकायत किसी हद तक जेन्युइन भी थी, लेकिन 2018 में जिस पैमाने पे इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की जो शिकायत थी तो उसका और मौजूदा का कोई मुवाजना नहीं। दूसरा, उस वक़्त गिनती पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के पीटीआई के पोलिंग एजेंटों ने अपनी मर्ज़ी के टप्पे लगाए थे। तो जब आपने वोटों की गिनती पोलिंग एजेंटों को निकाल कर बाहर की तो उस इंतखाबात की तो सिरे से कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बनती। तो इंतखाबात पे एतराज़ का हक़ हम जैसे तालिब इल्मों का तो बनता है, लेकिन पीटीआई का नहीं बनता, क्योंकि वो 2018 के इंतखाबात को ठीक करार देते थे। और आप कह रहे हैं तब भी हुई थी बेज़ाब्तगी, अब भी हुई हैं। वैसे पिल्डैट के मुताबिक अब ज़रा ज़्यादा ही हुई हैं। अब ये बता दें साफ़ी साहब के तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, दीगर कई जमातें और तंजीमें भी हैं जो इंतखाबी अमल की तफ्तीश ऑडिट का मुतालबा कर रही हैं। फ़र्क यह कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस की तफ्तीश के
वैसे इससे पहले खबरें थी ज़्यादा हक में नहीं है, लेकिन अभी तैमूर सलीम झगड़ा साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कोई भी हल्का करना है, खोलना है, खोल लें। क्या लगता है आपको, ये मामलात आगे बढ़ेंगे, ऑडिट तक बात जाएगी? असल में ये एक अजीब तजाद होता है कि हमारे लोग जिधर जीते होते हैं, आप PTI वाले कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इंतखाबात ठीक हुए हैं लेकिन बाकी मुल्क में गलत हुए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की सीटें वो जिसको क्लेम कर रहे थे वो PTI के पास चली गई है। इस तरह अवामी नेशनल पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, तो वो ये समझती है कि उनके सीटें छीन कर PTI को दे दी गई हैं। तो ये एक तजाद हमारे सियासतदानों के मौक़िफ़ में पाया जाता है कि धांधली की शिकायत हर कोई करता है लेकिन सेलेक्टिव शिकायत करता है। लेकिन अगर आप देखें तो 2018 के इंतखाबात को PTI के सिवा बाकी तमाम जमातों ने, ANP ने, BNP ने, MQM ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, जमात इस्लामी ने, सिर्फ एक पार्टी थी जिसने नताइज को तस्लीम किया था और वो PTI थी। बाकी तमाम जमातों ने उसको मुस्तरद किया था। अब के बार इतनी बेहतरी है कि 3 जमातें यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI 12 और MQM, ये 3 जमातें इलेक्शन नताइज को तस्लीम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। सो अब आई वाज वंडरिंग कि हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो बातें हो रही थी बिटवीन तहरीक इंसाफ, शहबाज शरीफ, बिलावल के मिसाफ के मुफाहमत हो जाए, यू थिंक दे विल एग्री ऑन दैट? आई डोंट, पता नहीं, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी जो हम PTI के जिस भी रहनुमा से बात करते हैं वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, उसके बाद कुछ बात होगी। सो या मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी। ख़वातीन, आप हमें लिख के बताएं, एक खातून चीफ मिनिस्टर, और जिस तरह बड़ा प्रोएक्टिवली वो ख़वातीन के बारे में बात करती हैं, वर्किंग वुमेन के हौसल की भी बात की, ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी बात की, फिर कल एक और वीडियो उन्होंने ट्वीट की जिसका हम तफसील से अभी जिक्र करेंगे। आप लोगों को कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कुछ सेंस ऑफ प्राइड महसूस हो रहा है एज इन ऑल दोज वुमेन हु आर लिविंग इन पंजाब? आई एम श्योर कुछ तो फील होता होगा कि भाई सेंस ऑफ प्राइड और वो सब कुछ एज अ वुमन, पंजाबी वुमन, बट नॉट लिविंग इन पंजाब एट द मोमेंट। अगर मैं ये आपको कहूँ, सेंस ऑफ प्राइड क्या, सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, और एक वो अश्योरिटी दिल में इंशाल्लाह हो ज़रूर, वो ज़रूर है कि अगर एक औरत एट द हेड ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठी हुई है तो ज़्यादा सुनी भी जाएगी, ज़्यादा सेंसिटिविटी भी होगी, और बहुत चीज़ें जो हम समझाने की कोशिश करते हैं जो नहीं समझ आती अगलों को, वो वी आर hoping के मरियम नवाज sitting there being a woman, being in touch with the realities of being a woman in कोई Pakistan, वाक़या होता है तो फिर ये भी नहीं सुनने को मिलेगा कि औरत रात को अकेले मोटरवे पे जा क्यों रही थी और आदमी तो रोबोट नहीं है। So we are hoping कि ये इस किस्म की अच्छा जी, एक और वीडियो आई है कि लाहौर में सेफ सिटी कैमरे दीगर जराइम के साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें हिरासा होने से बचाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू लुक एट ऑल व्हाट वाज हैपनिंग इन द वीडियो, क्योंकि वो देख रहे थे ऑपरेटर्स के भाई ये लड़की एन किस जगह खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्विटर पर सेफ सिटी कैमरे की एक वीडियो जारी की है जिसमें टैक्सी ड्राइवर ने एक तालिबा को हरासा करने की कोशिश की। स्टूडेंट ने 15 पर कॉल की, पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर लड़की को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया लेटर ऑन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे पर काम शुरू हो चुका है। ख़वातीन कॉल ऑपरेटर्स को 15 पर खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है। ख़वातीन नाखुशगवार वाक़यात पर फौरी तौर पर 15 पर कॉल करें। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची अब तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम है। यू नो इट वाज सो, हम तो यहाँ पे बात ही करते हैं सेफ सिटी की, लेकिन ऑपरेटर्स जो कह रहे थे कि आप कहाँ खड़ी हैं, उसने बताया, वो कह रहे थे हम आपको देख चुके हैं। You know, they were live on call with her. And the confidence that you feel कि कोई and you are being watched by exactly, किसी की नजर है, security personnel, फौरन मेरी मदद को आ सकता है। ये जो सेंस ऑफ अश्योरिटी आपको चाहिए ना, सॉरी टू से ये हमारे पास कराची में नहीं है। और जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ये शो कर रहे हैं, मुतअद्दिद बार लोगों से बात भी कर चुके हैं, पीपल हु आर इन कंट्रोल, जो शायद ये कर भी सकते हैं कि इस शहर को भी कोई सेफ सिटी बना दिया जाए। वादे हैं पूरे, अभी भी हैं, कहते हैं करेंगे। हम कराची की बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब प्लीज सर इसको अटमोस्ट प्रायोरिटी करके, मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हो गई है, इसको मुकम्मल किया जाए। और हम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहेंगे क्योंकि वो उन्होंने अभी हमने पूरी उनकी कैंपेनिंग के वक्त उनकी बातें भी सुनी हैं। एंड वो कहते हैं ना कि एक उनकी ही हैज़ हिज फिंगर ऑन द राइट पॉइंट, जहाँ जहाँ काम होना चाहिए, जहाँ जहाँ चेंजेस आनी चाहिए
वो बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल। लेकिन फिलहाल हम पंजाब की बात कर रहे हैं। जनाब आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब। आपको ओहदा संभालने की मुबारकबाद। आप ये बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है एक वीडियो आई, क्या क्या करने का इरादा रखते हैं पर्टिकुलरली सूबे की ख़वातीन के लिए? कुछ लिस्ट डाउन मरीम नवाज साहिबा ने भी बहुत सी चीज़ें बताई और यू नो व्हाट इज़ देयर इन पाइपलाइन फॉर द वुमेन ऑफ द प्रोविंस? थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड हुमा। हमारी गुड लक ये है कि एक पाकिस्तान की और एक प्रोविंस की खातून वजीर आला पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख जो है वो देख रही है, विटनेस कर रही है। और अभी उनको 10-12 दिन हार्डली हुए हैं अपना जो है वो चार्ज लिए हुए, लेकिन पहले दिन से वो मुख्तलिफ तमाम डिपार्टमेंट्स जितने हैं उसके और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से शी इज़ वेरी सेंसिटिव। और ये जैसे हुमा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जो ख़वातीन होती हैं वो सेंसिटिव भी होती हैं इश्यूज़ के हवाले से। और वो ख़वातीन के हवाले से अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पहली स्पीच के अंदर जो उन्होंने पंजाब असम्बली में अपने जो है वो जीतने के बाद की थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है और उसको मैं कतई टॉलरेट नहीं करूंगी। और कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेट सिटी जो सेफ सिटी है हमारा, वहां पर उन्होंने दौरा भी किया और वहां पर आपको देखें कि तमाम अच्छी चीजों के जो है वो बाद एक बच्ची का जो है जो हिजाब पहना हुआ है वो हिजाब गिर गया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया गया। हमारा प्रॉब्लम ये है सोसाइटी का कि हम अच्छी चीजें ना शायद देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। और वहां पर वो हुक्म फरमा के आई थी कि एक सेफ्टी ऐप बनाई जाए खवातीन के हवाले से, जो जितने भी जो चाइल्ड अब्यूज है, जो ट्रांसजेंडर्स के साथ इश्यूज हैं, जो खवातीन के हवाले से इश्यूज है, उनको कैटर कर सके। सो मैं आपको ये खुशखबरी देने जा रही हूँ कि कल इंशाल्लाह ताला 8 मार्च जो वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा इसका इफ्तिताह करने जा रही हैं और उसका नाम है नेवर अगेन। सो खवातीन के खिलाफ जो जराइम है इट विल नेवर अगेन, और जो बच्चों के खिलाफ जराइम है नेवर अगेन, और ट्रांसजेंडर्स जो हैं दे विल आल्सो फील सेफ और उनके लिए भी नेवर अगेन होगा। ये सेफ्टी ऐप जो है ये एक मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे बनाई गई है और इसको एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे शहर जो हैं 8 सिटीज जो हैं उनके अंदर सेफ सिटी जो है वो तकरीबन तैयार है और मेरा ख्याल है जून के अराउंड उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। तो हमारा हर पंजाब का जी आज़मा साहिबा नेवर अगेन, ये इसके सेलिएंट फीचर्स आप ज़रा बताएंगी, ताकि अक्सर ये होता है कि प्रोग्राम्स बहुत से हुकूमतें शुरू भी कर देती हैं, कभी कभार सिर्फ नाम ही दे देती हैं, उसके आगे काम नहीं होता, कभी कभार काम भी होता है, लेकिन आवाम अवेयर नहीं होती कि उनको यूटिलाइज किस तरह करना है, उनकी मदद कैसे, अवेयरनेस बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो बताइएगा कि क्या है सेलिएंट फीचर्स इसके। जी बिल्कुल, इसको कल जब मैडम चीफ मिनिस्टर जो लॉन्च करेंगी उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन भी यकीनन चलाएंगे। 15 जो आपको पता नंबर है एक पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर अब ये स्पेशल एक ऐप उसके साथ अटैच की गई है नेवर अगेन के नाम से, और इसके अंदर ये बिल्कुल कह के फारिग नहीं हो जाएगा, इसका बाकायदा एक डैशबोर्ड बनेगा, इसको बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद मॉनिटर करेंगी और इसके ऊपर जितनी कंप्लेंट्स आएंगी उसको जो है वो कितनी देर में उनका रिड्रेसल हुआ, कितनी देर में इफेक्टी के पास जो है वो पुलिस पहुंच पाई। हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वुमेन डेस्क बनाए जाएंगे जो इनको फौरी तौर पर जो है वो ड्रेस करने के लिए काम करेंगे, और फिर DIG के लेवल का एक अफसर जो है वो खातून, होपफुली अल्लाह करे वो खातून हो, और उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इन तमाम केसेस को परसू करेंगी। इसके ऊपर जो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से है, जैसे मैंने कहा चाइल्ड अब्यूज है, सॉडमी है, जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं, ये हमारी इस जो बेचारे होने तो नहीं चाहिए बेचारे, बट हमारी सोसाइटी में भी खवातीन और बच्चे जो हैं वो एक वल्नरेबल क्रिएचर हैं। सो उनके लिए एक पूरी तरह से पूरा सेफ्टी का मैकेनिज्म है, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, उसके ऊपर पूरी सुपरविजन है और चीफ मिनिस्टर साहिबा इसको खुद सुपरवाइज करेंगी। और आज़मा साहिबा, हम ये भी आपसे चाहेंगे गुजारिश करना कि वो जो इचरा में वाक़या हुआ था, जिस तरह उस खातून को हिरासा किया गया और बात का बतंगड़ बनाया गया, और जहाँ से वो हिरासमेंट शुरू हुई उन लोगों तक भी आप पहुँचेंगे ताकि हालात शरी ना मिले उन लोगों को, ऐसे अनासर को माशरे में कि किसी भी खातून से कहें जी ये कुर्ता उतारो, ये अबाया उतारो, फलां करो, ये करो। मतलब
थोड़ा सा उस पे भी मेजर्स लेने पड़ेंगे और कुछ सजाएं भी होनी पड़ेंगी। और साथ ही हैट्स ऑफ टू दैट ट्रेडर। हमने पिछले कुछ दिनों में आजमा साहिबा हमने ये बात तो की थी, लेकिन जिस दुकानदार ने उस लड़की को पनाह दी और दुकान के दरवाजे उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, उसके लिए भी कोई इंसेंटिव, बिल्कुल इंसेंटिव, तोहफा, कोई रिकॉग्निशन। इतनी टेंशन और चैलेंजिंग जगह पे उसने फिर भी सोचा कि आई शुड डू द राइट थिंग। तो इस किस्म की शाबाश भी मिलनी चाहिए उस बंदे को। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसी वक्त प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड किया था और उस खातून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डायरेक्शंस भी दी थी। और कल तो जो हमारी शहर बानो है उनकी मुलाकात भी हुई है चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत इनकरेज किया उनको। और जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। और बिल्कुल कतई तौर पर किसी को लिबास की बुनियाद पर, और ये खास तौर पर बड़ी टेंशन की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर खामखा में एक नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। खातून ने पहना क्या है, वो चल कैसे रही है, वो बैठी किसके साथ थी, ये नॉन इश्यूज हैं इस सोसाइटी के अंदर। अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा। और अफसोस की बात यह है कि इसमें मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर हम असल में सही मुसलमान ही हो जाए ना अलीना, तो शायद वैसे ही हमारे मसले खत्म हो जाए। हम मुसलमान ही नहीं है प्रॉपरली, और हमने दूसरे को साबित करना है कि ये गलत मुसलमान है, मैं अच्छा मुसलमान हूँ। सो ये इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। और कल भी उन्होंने जब शहर बानो साहिबा से मुलाकात भी की, उस वक्त भी उनको शाबाश भी दी और साथ के डायरेक्शंस दी कि इसी तरह से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दाम हो सकते हैं वो हमें करने हैं। और ये सेफ्टी ऐप जो है ये इसी हवाले की एक कड़ी है, बट इट्स अ स्टार्ट, इट्स नॉट द एंड। यू विल सी कि बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो आपको इस टेन्योर के अंदर देखने को मिलेंगी। अच्छा, हफ्ता सफाई या महीने सफाई तो चलें शुरू हो गया। उस सिलसिले में राजनपुर से बाय द वे आप राजनपुर से ज़रूर रिपोर्ट्स लीजिएगा और चीफ मिनिस्टर से कहिएगा कि राजनपुर में काफ़ी इशूज़ हैं। जियो पे सुबह भी रिपोर्ट चल रही थी कि ना वहाँ पे काम अधूरा पड़ा हुआ है सड़कों की मरम्मत और सीवेज लाइनों का। लेकिन ये हफ्ता महीने के बाद क्या होगा? मतलब कोई लाहौर वगैरह में तो मैकेनिज्म है, दीगर बड़े शहरों में भी है, छोटे शहरों में भी मैकेनिज्म को फैलाया जाएगा सफाई के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर ये सॉलिड वेस्ट जो है इसके और बहुत से काम हो सकते हैं, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। और जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेस्ट सॉर्टिंग जो कि दुनिया में अब बड़ी आम है। मेरा ख्याल है कि लाहौर वुड बी द परफेक्ट सिटी टू स्टार्ट दिस कैंपेन के अब वेस्ट सॉर्ट करके लोग जो हैं वो कचरा डालें। आई एम वेरी प्राउडली अनाउंसिंग और आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बकायदा एक मुकम्मल रोड मैप के साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा एक जो है वो अपना लाइन ऑफ एक्शन दे चुकी हैं महकमों को। और ये उन्हीं के जो है डायरेक्शंस के ऊपर ये एक महीने के अंदर अंदर जो उन्होंने कहा कि मुझे सफाई चाहिए, उसका ये मतलब नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। उसका मतलब ये था कि ये सफाई आज से शुरू हो जानी चाहिए। एक महीने के अंदर अंदर ये सारी सफाई कंप्लीट होनी चाहिए, फिर इसको रेगुलेट किया जाएगा। जहां तक जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मैं लाहौर के हवाले से आपको बता सकती हूँ कि हमारी जो डंपिंग साइट्स हैं उसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन ये एक अवेयरनेस कि कैटेगराइज करके आप जो है वो ट्रैश को वो कर सकें, आई होप कि हम ये कर पाएं। अभी तो ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये अभी ये सेंस मौजूद नहीं है। तो आम गली मोहल्ले के अंदर इसको पहुंचाना यकीनन एक चैलेंजिंग टास्क है, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। और छोटे शहरों के अंदर भी वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लान जो है वो एक हफ्ते के अंदर गालिबन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा मांग चुकी हैं और उसके ऊपर इदारे जो हैं वो अपना काम करके लेके आएंगे और उसके ऊपर उनकी अप्रूवल दी जाएगी। सो ये कोई एक महीने का, एक हफ्ते का हफ्ता सफाई नहीं है, इट विल बी परमानेंट। और आपको याद होगा कि जो खादिम आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, ये LWMC और बाकी मुख्तलिफ टर्किश कंपनियों को वो यहाँ लेके आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक मैकेनिज्म शुरू किया था जिसको इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत एनहांस करने जा रही हैं। और कम से कम तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें ये वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम जरूर मौजूद होगा इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि वो बड़ा अच्छा चल भी रहा था और उसके बाद फिर एक नई हुकूमत आई और वो ठप सा पड़ गया। अच्छा, अभी कुछ पिछले घंटे में आज़मा साहिबा हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे थे, फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही थी और ख़ास तौर पे बदकिस्मती से जब हमारे
पाकिस्तान में रमज़ान आता है तो फिर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान से पहले तो चीज़ें ज़रा सस्ती होनी चाहिए। तो हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को भी वहाँ लगाया और उन्होंने बताया वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जो बचत बाज़ार लगाए जाते हैं, आवाम तो उस पर भी शिकायत करती है कि वहाँ भी कोई बचत नहीं हो रही होती, वो भी महंगे होते हैं। तो इन पे कैसे आप नज़र रखेंगे? क्वालिटी जो सस्ती होती हैं वो इतनी बुरी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं कि वो कंज्यूम नहीं कर सकता फिर इंसान को। ये सब कुछ पहले होता रहा है अब्दुल्ला हुमा। मुझे दोबारा बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने के लिए कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा की पहली मीटिंग थी वो यही इन्फ्लेशन के हवाले से थी। और कल आपने अगर उनकी प्रेस चलें कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा से इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आ गए जी। आज़मा साहिबा कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में सिग्नल ड्रॉप हो जो गया। पहली मीटिंग थी वो उन्होंने होल्डिंग और इन्फ्लेशन के हवाले से की थी। और कल जो उन्होंने निगहबान रमजान पैकेज जो है जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके ऊपर 30 अरब रुपए से 64 मिलियन जो खानदान है, जो 3 करोड़ के करीब लोग बनते हैं, उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर कोई इंतजार नहीं, कोई लाइन। अच्छा, ये वो खबर का जिक्र कर रही हैं जो कि कल भी बड़ी वायरल हो रही थी कि किस तरह ये असिस्टेंस की जाती है ऑफ डिजर्विंग पीपल। हमारे साथ है आज़मा। जी 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 जी, आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, बट ये आपको पता है बीच में कभी कभी समटाइम्स हो जाता है। मैं ये बताना चाह रही थी कि जो रमजान निगहबान, आई गेस काफ़ी गुफ्तगू हो भी गई है सैर हासिल वैसे। चलिए, थैंक यू आज़मा साहिबा। वो दिन कुछ कहना चाह रही हैं तो प्लीज बताइएगा। आई वांट टू जस्ट कंक्लूड कि ये रमजान पैकेज 30 अरब रुपए से ये अलग है। उसके साथ साथ जो मॉडल बाजार है हमारे, उसके अंदर रमजान के हवाले से जो वो है वो भी लगेंगे रमजान बाजार। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं थे वहां पर 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रमजान बाजार नहीं लगते थे, उसके अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दे दिया है। सो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां पर रमजान बाजार नहीं लगेंगे। और ये फिर अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में क्रिसमस हो या त्यौहार हो, वहां पर सेल्स लग जाती हैं, हमारे मुल्क में होर्डिंग शुरू हो जाती है। और आज अवेयरनेस के हवाले से आज हमने एक ऐड भी दिया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर जो भी स्टॉक्स हैं ये तमाम दुकानदारों को रजिस्टर कराने होंगे। और अगर वो स्टॉक्स रजिस्टर नहीं कराएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो होर्डिंग कर रहे हैं। और होर्डिंग के ऊपर बहुत सख्त सजाएं जो है वो 0 टॉलरेंस है। कल उन्होंने खुद भी इस पे फरमाया है और उन्होंने कहा है कि बहुत सख्ती से पेश आएंगी और इसको इंशाल्लाह ताला इंप्लीमेंट होता है। देखेंगे पिछले दिनों में तकरीबन जो है वो कोई 800 के करीब केसेस जो है वो ऑलरेडी दर्ज भी हो चुके हैं। उनको जराइम और जो है उनके ऊपर जुर्माने और उनको सजाओं के लिए भी जो है उनके ऊपर FIRs काटी गई हैं। सो इसके ऊपर 0 टॉलरेंस होगा। हम पूरा मेक श्योर करेंगे जो ह्यूमनली पॉसिबल है कि होर्डिंग ना हो। और जो साहिबा, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आपको पता है कि हमारा तो काम भी ये है कि हम भी कोशिश करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू कि हम भी जरा चेक एंड बैलेंस रखें। और अगर कोई चीज़ हमें लगता है कि नहीं मुताबिक हो रही जिस तरह आपका वादा है तो हम आपकी तरफ भी लेके आएंगे उस चीज़ को, उसकी निशानदेही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा साहिबा। थैंक यू। अच्छा जी, तो दीज आर ऑल द थिंग्स हम फोरसी कर रहे हैं और हम होप कर रहे हैं क्योंकि इरादे बड़े अच्छे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स अबाउट एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड। और अगर आप लोगों को लगे कि उस तरह चीज़ें नहीं चल रही जिस तरह के एक प्रॉमिस किया गया तो ऑफ कोर्स हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, आप हमें भी बता सकते हैं। फिलहाल गुजरावाला से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खलील हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वही ज़रा फूड इन्फ्लेशन वगैरह की बात हो रही है, रमज़ान बात करते हैं। अजी, गुजरावाला में रमजान मुबारक से कबल ही शेख उर्दनों समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए जो रमजान मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम है घी, उसके 5 किलो के पैकेट की कीमत में 3 रोज़ के दौरान 100 रुपए तक इजाफा हो चुका है। इसी तरह अगर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त आज से 3 रोज़ कबल 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर 560 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो बकरे का गोश्त आज से 4 से 5 रोज कबल 1800 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर 2000 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो गाय का गोश्त है वो भी गुजरावाला में फी किलो 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर कुछ सब्जियों की बात की जाए तो प्याज जो मेन आइटम है आज से चंद रोज कबल उसकी कीमत 250 रुपए फी किलो थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 300 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो टमाटर है आज से चंद रोज कबल 80 रुपए फी किलो में मार्केट में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर
120 से 130 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। अगर फलों की बात की जाए तो केला आज से चंद रोज कबल जो 150 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी फी दर्जन की कीमत बढ़कर 250 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो सेब 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, अब वो जो है मार्केट में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अगर इसी तरह आटे की बात की जाए तो आटे का जो 10 किलो का फाइन आटे का बैग है, आज से चंद रोज कबल 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा था और अब उसकी कीमत जो है 1400 तक पहुंच चुकी है। हम देख रहे हैं कि शहर भर में जिला इंतजामिया किसी भी जो दुकानदार के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गॉट इट, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खलील। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सईदुल्लाह मरवत रिपोर्ट कर रहे हैं DI खान से। ये फल और मेवाजात जन्नत के तो नहीं हैं, मगर खाएंगे इन्हें किस्मत वाले रोजादार। जमीन पर पड़ी तमाम तर चीजें बेमोल नहीं होती, ये भी अनमोल बनी हुई हैं। माह रमज़ान आते ही वावेला मच जाता है कि वो अशिया जो कि दीगर सोसाइटीज़ में या दीगर मज़ाहिब में वहाँ पे जो त्यौहार होते हैं उनमें सस्ती हो जाती हैं अशिया रोज़मर्रा, मगर पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है या एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जूँ ही माह रमज़ान आता है तो अशिया की कीमतें या अशिया ज़रूरिया की कीमतें वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये मुअम्मा किस तरह से हल होगा, इस हवाले से हम दुकानदारों के पास भी जाते हैं और जो मार्केट के रेट हैं वो भी लेते हैं और इंतज़ामिया की भी बात करते हैं। वो सब्ज़ी जो इससे पहले सस्ती थी अब वो बतदरीज महंगी हो रही है। यहाँ पर मौजूद दुकानदार कहता है कि प्याज जो है वो 180 रुपए किलो है, मगर जूं वक्त गुजरता जा रहा है इसकी कीमत भी बढ़ रही है। बड़े बड़े जो है डीलर हैं इनके नाम पे पास टिक लगाए हुए हैं कि रोज़ों से पहले प्याज 60 हो जाएगा, प्याज सारा खत्म हो जाएगा लोगों के पास, फिर वो डबल कीमत पे बेचेंगे। लोग सुबह ज़्यादा खाते हैं, सब्जी पर बहुत असर हो जाता है, सिर्फ टमाटर और आलू प्याज बिकते हैं, सब्जी वो कभी बिकती नहीं है सर। रमज़ान का महीना है, हमारे वो भाई जो बवजह गुरबत की तो इफलास हमारी खुशियों में नहीं शरीक हो पाते, हम उनके लिए भी इंश्योर कराएं। हमारा पहला स्टेप है कि हम वार्न करते हैं ताकि किसी भी दुकानदार को नाजायज़ तकलीफ़ भी ना हो, लेकिन अगर वो वार्निंग के बावजूद अपना किबला दुरुस्त नहीं करता तो फिर दूसरे स्टेप में हमें मजबूरन फ़ाइन करना पड़ता है और तीसरे स्टेप में फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको एज़ पर लॉ बिहाइंड द बार्स भेज सकते हैं। DI खान के बाद अभी हम रुख करेंगे सब्जियां अच्छी थी कोयटा का और वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कौसर। जी, कोयटा में रमज़ान की आमद से पहले जो है आम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। जो आटा है वो चंद रोज़ कब तक 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपये में फरोख्त हो रहा था, उसकी आज जो कीमत है वो 2940 रुपये कर दी गई है। 100 रुपये 20 किलो के आटे पर इजाफा कर दिया गया है। जो गोश्त है उसकी कीमतों में भी मनमाना इजाफा नज़र आ रहा है। जो मटन है वो तकरीबन 2000 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बीफ है वो 1200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है और चिकन की कीमत जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो बताई जा रही है। इस तरह सब्जियां हैं उनमें प्याज जो है वो 1200 रुपये धड़ी पहुंच गई है, यानी तकरीबन 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इस तरह टमाटर, मटर और जो दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा नज़र आ रहा है। फलों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। इसके अलावा दूध और दही की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। जो शहरियों का कहना यही है कि जो कोयटा की ज़िला इंतज़ामिया है, प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो गैर फ़ाल है और इसकी वजह से लोगों ने अपने मनमाना इजाफा किया हुआ है मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में। सही है, एक तो हुकूमतें प्राइस कंट्रोल करें, फिर लोग भी कुछ ख्याल करें। भाई दही तो एसेंशियल है रमज़ान में, अगर दही ना हो तो सैरी नहीं हो सकती ना दही के बगैर। नहीं, मतलब मुझे तो दही मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो रमज़ान और नो रमज़ान दही है। हाँ, बट रमज़ान में आपको पता है दही की कंजम्पशन बढ़ जाती है। अदरवाइज दही आप खाने सालन वगैरह बनाने के लिए डालते हैं, लेकिन रमज़ान में आप लस्सी भी पीते हैं, आप दही चीनी वैसे भी खाते हैं। अच्छा, बाय द वे ये मैं इनसे अभी सुन भी रहे थे और ये मौका बहुत ज़बरदस्त है सारी नई हुकूमतों के लिए कि रमज़ान में कुछ ऐसा करें कि ज़िंदगी ज़रा ईजी हो जाए आदमी की, और ऑब्वियसली वो आपकी तरफ माइल भी हो जाए और अब इंतखाब जो है वो सही साबित भी करें लगे हाथों। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। PSL की बात करेंगे। PSL में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया और इसी तरह एक जीत जो है फाइनली कराची वो डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को
मिल गई। हाँ। आपको पता है ना पहली जीत है। सो कराची और लाहौर दोनों ही जीत गए, मतलब दोनों ही फेवरेट नहीं थे इन दोनों ही मैचेस में। कराची हैज वन अदर मैचेस। हाँ, इट हैज, बट यू नो इवन देन अगर आप क्वेटा और कराची का कंपैरिजन करते हुए पूछते कि भाई कौन फेवरेट है, तो नेचुरली क्वेटा ही कहते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन कल कुछ अपसेट्स होते चले जा रहे थे, व्हिच बाय द वे आई टोटली लाइक, ऑल्दो इस्लामाबाद हार गया, लेकिन होना चाहिए ना, वरना तो फिर इजी लग रहा था। और कल के मैच में ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ ये हम जानते हैं। हमारे फैजान लखानी नहीं, इनकी एक वो डेजिग्नेशन भी मैंने याद की थी। फैजान को बुला के खुद ही पूछ रहे थे, फैजान आप कौन है? फैजान क्या हाल है आपका? स्पोर्ट्स एडिटर। सो अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं आप? फैजान, अभी हम अब्दुल्ला ने जो किया उस पर बात नहीं करेंगे। ये बताएं लाहौर कलंदर ने कल क्या किया है, जो कि इतने मैचेस हार के अब कल उनको बड़ी अच्छी जीत मिल गई है। नहीं, कलंदर्स क्या इनफैक्ट जो पिछले मैचेस भी हारे ना वो बड़े क्लोज जाके हारे। कलंदर्स का वो हिसाब नहीं था, दो सारे हारते ही हारे थे, बट कराची किंग्स भी बहुत सारे मैचेस वन साइडेड हारी, बट कलंदर्स क्लोज जाके हार रहे थे। जिस तरह कराची किंग्स से इनफैक्ट जो कलंदर्स का मैच था, या जो पेशावर ज़ल्मी से मैच था, दोनों सारे मैचेस में कलंदर्स के साथ ये हुआ कि करीब आके रह गए आखिरी ओवर में, या एक आध ओवर से चीजों पर नीचे हो गई। कल कलंदर्स की बॉलिंग ने बेसिकली जो पिछले मैचेस में बड़ा मिस कर रही थी कलंदर्स की टीम, कलंदर्स की बॉलिंग ने कल जिस तरह कमाल किया, वो और शुरू से ही कमाल करके दिया कलंदर्स की बॉलिंग ने, तो उस चीज ने असर डाला। देर है, दुरुस्त है, बट दुरुस्त क्या है, मेरी बात सुने, हम तो प्लेऑफ से बाहर हो गए। दुरुस्त तो खैर क्या, अब टॉप 4 की तो दौड़ से बाहर हो गए, बट स्टिल एक अच्छे नोट पे भी। कराची का चांस है आगे जाने का कोई, या कराची भी बाहर है इस दौड़ से? कराची का चांस आज से कराची इस्लामाबाद के मैच के बाद क्लियर हो जाएगा क्या होता है, बट कराची के भी मैचेस बाकी है, तो कराची को हम कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि उनका रन रेट कल बहुत बेहतर हुआ है। अब हाँ, कराची का चांस भी है, इस्लामाबाद भी अब भी कंटेंशन में, बट कलंदर अब की कंटेंशन की टीम में नहीं रही। आपके मुल्तान तो थ्रू हो चुकी है, क्वेटा और ज़ल्मी भी तकरीबन यही लग रहा है कि थ्रू है। अब जो इस्लामाबाद या कराची में से कौन सी एक टीम और बाहर होती है वो। अच्छा, मुझे बताएं, अब बहुत से लोग कल जब लाहौर की विन हुई और सारों का बड़ा ये कहना था कि डेविड वीजर को पहले नहीं इन्होंने खिलाया और देखिए साइड पे बिठाए रखा है और अब उनका हमने देख लिया है वैल्यू, क्यों वो नहीं खेल रहे थे पहले? नहीं, डेविड विसे इंजर्ड हो गए थे इब्तिदा के मैचेस के बाद। डेविड विसे के फिटनेस के इश्यूज से उसकी वजह से वो नहीं खेल रहे थे, वरना डेविड विसे जैसे खिलाड़ी को कोई भी टीम ऐसे ही तो नहीं बिठाएगी, वो अनफिट थे। ओके भाई, वैन डे ड्यूसन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, हम पीएसएल पे भी बाद में आएंगे दोबारा, लेकिन कौमी टीम के बारे में भी जाहिर है एक नई मैनेजमेंट है, नए चेयरमैन पीसीबी हैं, और कहा ये जा रहा है कि शेन वॉटसन जो हैं वो पाकिस्तान, मैंने डेरेन सेमी का भी सुना था बाय द वे। बिल्कुल, दो नाम आए हैं, शेन वॉटसन फॉर हेड कोच एंड डेरेन सेमी आल्सो। देखिए, शेन वॉटसन को ही फेवरेट कहा जा रहा है पीसीबी के रवाबित, तो ऑफ कोर्स इनिशियल मैसेजिंग हुई भी है। शेन वॉटसन हो, डेरेन सेमी हो, माइक हैसन हो, इन लोगों से इब्तदाई तौर पर बातचीत डेफिनेटली हुई है, और शेन वॉटसन को ही फेवरेट कहा जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ये जो कह ले कि इस ग्रुप जो कोर ग्रुप है उससे करीबी समझे भी जाते हैं, और मॉडर्न डे क्रिकेट को भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बट अभी जो भी डिस्कशंस है वो काफी अर्ली स्टेजेस पर है। कमिंग वीक में, अगले हफ्ते तक तो शेन वॉटसन जो है वो ज़ूम पे अवेलेबल होंगे आर्थर की तरह, या फिर आएंगे फिजिकली ही वुड टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी? देखिए, मिकी आर्थर कोच नहीं थे, वो टीम डायरेक्टर थे। उनके दौर में कोचिंग के जो फराइज थे वो ग्रैंड ब्रैडबर्न जो अब काउंटी में कोचिंग कर रहे हैं वो उनके पास है। तो मिकी आर्थर बेसिकली टीम डायरेक्टर थे, और इससे पहले माजी में भी टीम डायरेक्टर्स के रोल के पास जिनके पास होते थे वो इसी तरह के अक्सर मौके पर, जहां कोविड के दिनों में हमने काफी देखा, जहां ओवरसी टीम डायरेक्टर होते थे या ऐसे सीनियर स्टाफ होते थे, वो वाया लिंक ही वो शेन वॉटसन की और कोई कमिटमेंट नहीं है, अगर कोई बनते हैं तो ये 100% पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड होंगे। देखिए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर किस तरह जाती है, लिखत पढ़त में वो क्या चीजें होती, कागजात क्या बनते हैं, बट अभी कोई भी चीज होगी वो मेरे ख्याल से इंटरिम बेसिस की ही होगी। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर इनको लॉन्ग टर्म के लिए ही सारे मामला तय करना पड़ेंगे। अभी तो इनके नीचे भी चेंजेस आएंगे, और भी चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैजान, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट ही चेंज होगी है। मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल मैनेजमेंट चेंजेस करने की भी, मैनेजमेंट स्टाफ में भी तब्दीलियों की बात हो रही है।
टीम के फिजियो के जो टीम के फिटनेस के हवाले से भी मामला था उसको भी देख रहे हैं। शायद मेडिकल स्टाफ में भी कुछ बाहर के लोग आए। ये कहा जा रहा है कि रेहानुल हक जो नजम सेठी के दौर में जिनको अपॉइंट किया गया था टीम मैनेजर और ज़का अशरफ के दौर में जिनको हटा दिया गया था, शायद उनको भी वापस रेहान को टीम में लाया जाए। तो ये चीजें भी, ये सारी बातें भी सामने हो रही है। बट अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगले आने वाले वीक में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अनाउंस की जाएगी फॉर एक इनका जो बूट कैंप लगना है इस महीने के एंड में, वो उस बूट कैंप के लिए जब प्लेयर्स अनाउंस किए जाएंगे तब चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन टीम के साथ। अच्छा, अब आगे रमजान शुरू हो रहा है और पीएसएल का जो आखिरी लेग है वो रमजान में होना है। ना सिर्फ रमजान भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही मौसम भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा हुआ है। तो अभी आगे जो मैचेस आप देख रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीजन अगर कुछ मैचेस नहीं हो पाते तो पॉइंट्स किधर इधर उधर हो जाएंगे। रिजर्व डेज हैं हमारे पास फॉर द मैचेस टू गो ऑन। एंड ऑल्सो रमजान में क्या पोस्ट अफ्तारी मैचेस होंगे, क्या होगा? जी 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 रमजान के जो मैचेस है उसके टाइम रात 9 बजे है, तो वो मैचेस रात 9 बजे ही स्टार्ट होंगे। और कराची में तो आमतौर पर रमजान में इफ्तार के बाद लोग बाहर निकलते हैं। क्रिकेट तो और क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पता है रमजान क्रिकेट का एक अपना सीन है रमजान क्रिकेट का। तो बहुत सारे लोगों का ये शिकवा रमजान में ये खत्म हो जाएगा कि कराची के क्राउड नहीं आ रही, क्योंकि कराची का क्राउड रमजान के बाद डेफिनेटली घर से बाहर निकलता है। बट अगेन मौसम के जब देखें उसके बाद जब तक रमजान स्टार्ट होगा और अगला स्टेज जब शुरू होगा तो पॉइंट्स टेबल वाली बात तो फिर साइड पे हो जाएगी ना, फिर तो प्ले ऑफ हो रहे होंगे। प्ले ऑफ में भी फिर जब वो प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा कि आगे कौन सी टीम जाएगी। उसमें यही देखा जाता है कि टॉप पर कौन सी ज्यादा टीम, अगर मैच वॉश आउट हो जाता है, अबेंडन हो जाता है मैच, तो फिर ये देखा जाता है कि पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम का पलड़ा भारी था, मतलब कौन सी टीम उन दोनों टीमों में बेहतर रैंक थी, तो फिर वो आगे जाती है। लेकिन अगर फाइनल ऐसा होता है तो फिर फाइनल में जॉइंट विनर होते हैं। चलिए होपफुली, और जो कराची के इंतजामिया हैं वो भी ज़रा बेहतर बनाएगी, एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, जो स्टेडियम पहुंचना चाहते हैं वो स्टेडियम पहुंच सकें। मैं एक बात बताऊं, जब रात के 9 बजे हो रही होगी ना बात, तो सब ठीक हो जाएगा। वो टेम्परामेंट ही इंसान का ठीक हो जाता है। आप अपने रश आवर में भी नहीं फंसे होते, और दफ्तरों की छुट्टियां भी पहले हो जाती हैं, नहीं आ रहे होते। सो इट्स गोइंग टू वर्क आउट। फैजान, थैंक यू फॉर 18 मार्च को होगा फाइनल पीएसएल का, या व्हिच इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। हाँ भाई, मुख्तलिफ शहरों से हमने आपको बताया कि सब्ज़ी दाल किस भाव मिल रही है, और पर्टिकुलरली रमज़ान के कुछ लवाजमात होती हैं ना, जैसे कि सारा साल अगर हम नई भी बेसन कंज्यूम करते हैं एक्सेप्ट कड़ी बनाने के, तो रमज़ान में तो करते ही हैं सारे लोग कंज्यूम। और फिर इस महंगाई में फ्रूट चाट को इमेजिन करें जरा आप, कि मतलब आप कौन से फ्रूट्स और कितने फ्रूट्स, क्या वैरायटी होगी। सेब भी डालना मुश्किल है क्योंकि सो एक्सपेंसिव। सो मुल्तान में इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या हाल है बाज़ारों में। जी, मुल्तान में रमज़ान की आमद से कबल ही फल, सब्जियां और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया है और ये सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो उसमें जो प्याज आज से सिर्फ 6 रोज़ कबल तक जो है वो 120 से 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था, वही प्याज अब 250 से 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर जो 100 से 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लग गया है। लहसुन, अदरक, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। इसी तरह अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो केला जो 120 रुपये से 150 रुपये फ़ी दर्जन तक अव्वल दर्जे का फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 200 रुपये उसकी कीमत जो है वो क्रॉस हो चुकी है। सेब जो 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था वो इस वक्त 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और मार्केट ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। इसी तरह अगर गोश्त, अंडे की बात की जाए तो अंडा भी जो है वो बढ़ के 260 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुँच चुका है। मुर्गी का गोश्त जो 520 रुपये था अब वो 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और बड़ा गोश्त जिसकी सरकारी कीमत जो है वो 650 रुपये है, वो 900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और मटन की अगर बात की जाए तो उसकी सरकारी कीमत 1350 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में 1800 से 2000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई ग्रां फरोशी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही, अलबत्ता दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा और जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन मुल्तान में हमें जो स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही, जिससे मार्केट में ये जो महंगाई का एक बढ़ता हुआ रुझान है इसके ऊपर काबू पाता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी तक जितनी मैंने सब्जी देखी है मुझे मुल्तान की अच्छी लगी है। ग्रॉसरी वगैरह लोग शुरू कर देते हैं, ये वो टाइम होता है जब बाज़ारों में रश पड़ना शुरू हो जाता है, आपने जो ज़रूरी अशिया खरीदनी है। इसलिए हम ज़रा आपको ओवरऑल व्यू दे रहे हैं। नवाब शाह जाएंगे, अनवर शेख हैं।
जी, नवाबशाह में माह सयाम की आमद से कबली अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ किस्म की दालें जिनमें मूंग, मसूर, चना और दीगर दालें शामिल हैं, इनकी कीमतों में 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल की भी यही सूरत हाल है कि 40 से 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया है। और जहाँ तक चावलों की बात की जाए तो मुख्तलिफ अक़साम के जो चावल हैं उनके 15 रोज कबल जो रेट थे उसमें 30 से 40 और 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। और इस सिलसिले में आवाम का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कीमतों को कंट्रोल करने के, लेकिन अमलन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उनका मुतालबा है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि वो इत्मीनान से रोजे रख सके। जी ओके, तो हालात जो हैं वो सेम टू सेम ही चल रहे हैं। आप अपने शहर का हाल हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप VPN के साथ एक्स यूज़ कर रहे हैं तो जियो पाकिस्तान TV हमारा हैंडल है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। लेकिन ये वादा नहीं है कि हम चेक भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं कोई VPN टाइप नहीं कर रही। मैं भी इस्तेमाल कर रहा। दिन में एक दफ़ा जो 24 घंटे में कोई बटन पे से पैर हटाता है ना, हाँ, वो हो जाता है, पता तो नहीं चल जाता है किसी वक्त पूरे refresh 5 हो मिनट जाता के लिए। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।